हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा एक स्पेशल इशू है, एक स्पेशल प्रोग्राम है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बात करते हैं वीकली करंट इकोनॉमी के कंपाइलेशन को। यानी कि हम एक सप्ताह के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, उन सभी की चर्चा आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से करते हैं। यह हमारा आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 वीकली कंपाइलेशन आपको डिस्कस किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा और अपने नोट्स उसको बना के रखे होंगे। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग स्टडी IQ की टीम पूरी और मैं मनोज कुमार आप लोगों के लिए जो करके दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सिर्फ PDF के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में स्टोर मत कीजिए, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इसे एक रजिस्टर पर प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाइए, जिससे कि ये आपके एग्जाम में लास्ट मोमेंट पर रिवीजन के काम आ सके। मैंने भी ये कोशिश की है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट दे दूं, जिससे कि आप लोगों को ये तैयार रहे, ये पता रहे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक तैयार हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं और इस सप्ताह के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो मैंने इस बार ये कॉन्सेप्ट भी अपनाया है कि आप लोगों को सप्ताह भर के करंट इकोनॉमी के टॉपिक की एक लिस्ट भी मैं आपको दे दूं। ठीक है ना। और इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस लिस्ट को ऑलरेडी शेयर कर दिया है और यहां पर मैं उन सभी टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैंने कहा था कि ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो, PM किसान मोबाइल ऐप, मल्टी कैप फंड, RBI के दंगा के प्रावधान, नए वैश्विक वित्तीय समझौते पर शिखर सम्मेलन, बायोडिग्रेडेबल कृषि उत्पाद बर्तनों के लिए BIS मानक, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, ODOP संपर्क कार्यक्रम, भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट इंडेक्स, विश्व बैंक आपदाओं के बाद देशों की सहायता के लिए टूल किट, विश्व व्यापार संगठन में सुधार के प्रयास, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहते हैं, पशुधन उत्पाद आयात निर्यात विधेयक 2022, गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। तो ये इस सप्ताह के 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आपके एग्जाम के लिए तैयार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं और मेंस के लिए यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए कि आप लोग समझ लीजिए कि आप में से जितने भी छात्र आप लोग 2024 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ध्यान रखना, एग्जाम में अपीयर नहीं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है कि आप लोग इस P2I बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक विशेष रणनीति के साथ आपके लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, ध्यान रखना, एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर रणनीति बनाई है और उस पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। इससे संबंधित आपके 3 बैच स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2 से 3 दिन हुए हैं, 19 जून से यह बैच स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। और इसमें लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं और यह बैच शाम को 6 बजे चलता है और बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 30 तारीख है, 30 जून। क्यों है? क्योंकि इसके बाद सिलेबस आगे निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी कि आपका सिलेबस को हम कवर कैसे कराएंगे। ठीक है ना। और 2024 का टारगेट है तो नेचुरल सी बात है कि हम उस पर फोकस करेंगे। ओके, इसीलिए ध्यान रखना। और इसकी जो फीस है, एक्चुअल फीस 70,000 से ऊपर है। अगर आप लोग MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 29,999 रुपए में आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसकी जो रणनीति है उसको समझ लीजिए
कि वो रणनीति क्या है। देखिए 4 स्टेज हम लोगों ने बनाई है। इसमें पहली स्टेज है जनवरी 2024 तक प्रीलिम्स से पहले फाउंडेशन को तैयार करना। ठीक, दूसरी स्टेज है प्रीलिम्स के टाइम पीरियड में SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स का फोकस करना, यानी कि जनवरी से लेकर के मई तक। ध्यान रखना, जनवरी से लेकर मई तक, जिसमें हम टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, CSET पर विशेष फोकस करेंगे। ठीक, तीसरी स्टेज है आपकी जून से लेकर के सितंबर तक जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन लोगों के लिए हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उनको यहां दिल्ली बुला करके अपने खर्चे पर, आपके खर्चे पर नहीं, अपने खर्चे पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, पूरी मेंटरशिप टीम आपके साथ रहेगी, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाएगा, जिससे कि किसी तरह का कोई भी मुद्दा बचे नहीं। और चौथा है आपका इंटरव्यू वाला इंटरव्यू प्रोग्राम, यानी कि मुख्य परीक्षा के बाद जितने भी हमारे रिटायर्ड IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं जो हमारे संपर्क में हैं, उन सब लोगों से आपका 1-to-1 डिस्कशन कराएंगे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। ध्यान रखना, साक्षात्कार केवल 1 दिन में या 10 दिन में, 15 दिन में नहीं, तैयारी नहीं होती है। उसके लिए हमें तुरंत लगना पड़ता है, लंबे समय तक, क्योंकि वो पूरे के पूरे हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। इसलिए एक सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ध्यान रखना दोस्तों, मैं खुद आप लोगों के व्यक्तिगत मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ जुड़ना पसंद करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे आप लोग व्यक्तिगत मार्गदर्शक प्राप्त करें और मेरे साथ जुड़ें, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और मेरी पर्सनल जो गाइडेंस है वो आपको मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है, वो मैं आपको लिंक बता दूंगा, और मेल ID है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये देखेंगे आप, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी एक बैठक का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट में यह पहली बैठक हुई है। ध्यान रखना, फर्स्ट मीटिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई। इसमें राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2023-24, केंद्रीय निधियों का उपयोग, राज्य का हिस्सा जारी करने और SNA से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित थी है। लेकिन इसका जो मुख्य फोकस है वो किस पर है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर। बात आती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या और ये चर्चा में क्यों है? केवल एक मीटिंग की वजह से? जी नहीं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आपकी 2020-21 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2020-21 में शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और इसका जो टारगेट था वो है 2024-25 तक, यानी कि ये 5 वर्षीय योजना है, 5 वर्षीय। और इस समय इसमें चौथा वर्ष, 4th ईयर चल रहा है। ध्यान रखना, वर्तमान में कौन सा चल रहा है? चौथा वर्ष चल रहा है। इसीलिए सरकार का पूरा फोकस है कि हम इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क करें और इसके माध्यम से जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करें। ओके, इस चीज को ध्यान रखना, चौथा साल है। ठीक, तो ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2020-21 से, टारगेट 2024-25 तक है। ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक, बात ये आती है कि आखिर इसमें है क्या? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अंतर्गत है क्या? इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 चीजों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। वो फोकस ये है कि इसके माध्यम से हम नीली क्रांति को बढ़ावा देना चाहते हैं, भारत में। ठीक, नीली क्रांति को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरा, जो मछुआरे हैं, मछुआरे लगभग 2.8 करोड़, लगभग, ध्यान रखना, लगभग 2.8 करोड़ मछुआरों को रोजगार का मौका देना है। रोजगार यानी कि आय में वृद्धि करनी है इसके माध्यम से, मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से। एक तो यह है, ठीक ना, उनकी आय दुगनी करनी है। इन मछुआरों को वित्तीय सुविधाएं देनी है। क्या देनी है? वित्तीय सुविधाएं, जैसे इनको बीमा उपलब्ध कराना है,
ठीक है ना, उनको ऋण उपलब्ध कराना है, ध्यान रखना, तो ऋण भी उपलब्ध कराना है, वित्तीय सुविधाएं भी देनी है, सारी चीजें करनी है। और जो ऋण देना है वो ध्यान रखना किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराना है, जो योजना 2000 किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी इनको उपलब्ध कराया जाना है, यानी कि इनको कार्ड बनाए जाएंगे, उसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। ये बात आती है कि ये बेसिकली मत्स्य संपदा योजना, ये क्या है? देखिए, किसानों को अपने खेतों में मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करना है और उनकी अतिरिक्त आय का सृजन करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह योजना ध्यान रखना सभी राज्यों में लागू की गई है। किसमें? सभी राज्यों में लागू की गई है, केंद्र द्वारा समर्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, एवरीबॉडी, ओके। सभी योजना राज्यों में इसको लागू किया गया है। बात ये आती है कि इसके लिए कितना फंड जारी किया गया था विकास करने के लिए, ध्यान रखना 20,050 करोड़ रुपए इसके लिए सोचिए सरकार ने अलॉट किए थे, जिनमें से 4 साल में ध्यान रखना टोटल अमाउंट इतना था, और वर्तमान में समझ लीजिए कि लगभग 14,656 करोड़ 14,656 करोड़ रुपए जो हैं इसमें अब तक मंजूरी दी जा चुकी है, मंजूरी दी जा चुकी है। यह है आपका कंसेप्ट, यानी कि इसके माध्यम से किस मछुआरों की जिंदगी को सुधारना है, मछली पालन को बढ़ावा देना है, ठीक है ना, लोगों की आय में वृद्धि करनी है, ये और नीली क्रांति को लागू करना है। अब इसका फायदा क्या होगा? ध्यान रखना दोस्तों कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा, कौन सा? भारत की स्थिति क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है मछलियों का, ध्यान रखना, तीसरा सबसे बड़ा। लेकिन अगर कृषि मछलियों की बात की जाए, यानी कृषि के खेत में, ये समुद्री सब मिला करके हैं, लेकिन अगर हम केवल कृषि यानी तालाब में, ठीक है ना, खेतों में जो मछली पालन होता है उसमें बात की जाए, तो कृषि मत्स्य पालन में बात की जाए तो भारत सेकंड है, दूसरा सबसे बड़ा देश है उत्पादन में। यह ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से और ज्यादा इसका विकास। ओके, तो यह है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब शुरू की गई? 2020 में की गई। कितने करोड़ रुपए अलॉट करने की बात की गई? 20,050 करोड़ रुपए, जिनमें से इतने हो चुके हैं। उद्देश्य क्या है यह आपको मैंने बता दिया, नीली क्रांति, मछुआरों की आय में वृद्धि करना, उनको वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। ओके, तो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इतने पॉइंट में आपको डिस्कस करना, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा टॉपिक आते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप। अभी हाल ही में कृषि मंत्री जो है, कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यस, ठीक है ना, पीएम किसान मोबाइल लॉन्च ऐप किया है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य होगा, इसका उपयोग करके किसान दूर दराज घर बैठे भी आसानी से बिना किसी ओटीपी के या बिना किसी फिंगरप्रिंट के, केवल फेस के माध्यम से ही वो अपने केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? किसान को क्या करना है? केवाईसी, नो योर कस्टमर, यानी अपनी जानकारी केवल चेहरा सामने लाइए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे कि आप वो वास्तविक किसान हैं, ठीक है ना। बात समझिएगा। और इसके माध्यम से ध्यान रखना, एक किसान तो करेगा ही करेगा, एक मोबाइल से ध्यान रखना 100 और किसानों का भी केवाईसी हो सकता है। 100 और किसानों का भी केवाईसी इसके माध्यम से हो सकता है। ये रहा, तो अन्य किसानों का भी उनके घर पर ही केवाईसी करने में सक्षम होगा। बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्या है। देखिए, अब तक क्या है कि किसान लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है ना, अभी भी नहीं है, तो वो फिंगरप्रिंट, ओटीपी की बार बार प्रॉब्लम होती है। हर बार ओटीपी आएगा, ओटीपी डाला जाएगा, या फिंगरप्रिंट लगाइए,
कभी कभी मैच होता है, कभी गड़बड़ होती है, कुछ तरह की समस्या होती हैं। दूसरा, तो ये समस्या का समाधान था, इसीलिए क्या किया गया इस समस्या समाधान के लिए कि बस केवल चेहरा सामने लाइए और आपका काम हो जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएंगी, आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा इसी के माध्यम से। क्लियर हो गया? तो ये है किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप। ठीक, इस ऐप को बनाने में सहायता की है आपके, ध्यान रखना, सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इसमें सहायता की है। ध्यान रखिएगा, सूचना एवं संचार मंत्रालय, इसके द्वारा इसको सहायता की गई है। यह योजना किसके माध्यम से शुरू की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से। ध्यान रखना, उसी की यह योजना है, इसके माध्यम से। ठीक, यानी कि केवल स्कैनर के माध्यम से ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक चीज और भी है, वो चीज है अपनी स्थानीय भाषा में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय भाषा में उपलब्धता होगी इसकी, यानी कि अब आप किसान को कोई परेशानी नहीं है, अपनी स्थानीय भाषा में उपलब्धता है। ये तो हो गया क्लियर। बात आती है कि पीएम किसान क्या है। पीएम किसान, ध्यान रखना, पीएम किसान का मतलब है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान, कृषक सम्मान निधि। ठीक है ना, ध्यान रखना, कृषक सम्मान निधि। यह योजना प्रधानमंत्री ने 2018 में शुरू की थी। इसके माध्यम से एक किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में उपलब्ध कराना है। यह अब तक की सबसे बड़ी, समझ लीजिएगा, डीबीटी योजना है, सबसे बड़ी डीबीटी योजना। डीबीटी बोले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसमें सरकार सीधा पैसा किसान के खाते में डालती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, डीबीटी है, इसका मतलब इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। इसका मतलब था किसान को उसकी जरूरतों के लिए, उसकी सहायता करने के लिए सरकार ये पैसा उपलब्ध कराती है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें उपलब्ध कराती है हर 4 महीने पर। ठीक है ना। अब तक इसके माध्यम से, ध्यान रखना, 2.4 लाख करोड़ रुपए सरकार जारी कर चुकी है। इतने लाख, 2.5 लाख करोड़ के लगभग रुपए जारी कर चुकी है, और इसके माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 3 करोड़ जो हैं, ध्यान रखना, 3 करोड़ किसान कौन हैं? महिलाएं हैं। इनको यह सहायता मिली है। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था 6,000 रुपए प्रति वर्ष, जिनमें से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें हर 4 महीने पे किसान को उपलब्ध करानी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है ना। 2018 में शुरू की गई थी। इसी को और अच्छा सा करने के लिए, किसानों की सही पहचान करने के लिए, उनकी केवाईसी को पूरा करने के लिए क्या शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री किसान फेस ऑथेंटिफिकेशन ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और वो अपने किस भाषा में है? जो उनकी अपनी स्थानीय भाषा है, लोकल भाषा है, उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर? तो ये है इसका कंसेप्ट। चलिए, अगला टॉपिक है मल्टी कैप फंड। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपर? एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा। मल्टी कैप फंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। मल्टी कैप फंड ये कुछ भी नहीं है, बल्कि एक तरीके से मान के चलिए हमारे शेयर बाजार का जो म्यूचुअल फंड होता है उससे संबंधित है। हम लोग शेयर बाजार में या तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, या फिर हम लगाते हैं पैसा किसमें? डायरेक्ट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, या हम म्यूचुअल फंड कंपनी पर लगाते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारी कंपनियों ने म्यूचुअल फंड कंपनियां खोल रखी हैं।
हम उन कंपनियों को पैसा देते हैं, उनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो हमारे पैसे को इकट्ठा करके शेयर मार्केट में लगाती हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। दो तरीके हैं शेयर बाजार में पैसा लगाने के। ओके, ये म्यूचुअल फंड वाले कंसेप्ट का ही एक हिस्सा है मल्टी कैप फंड। और ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में 25% इक्विटी एक्सपोजर वाले मल्टी कैप फंडों में पिछले कुछ वर्षों में बेहतर रिटर्न मिल रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आई है, यानी कि जो मल्टी कैप फंड हैं उनमें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है ना। एक्चुअल में कैप फंड क्या होते हैं इसको समझ लिए। मल्टी कैप फंड जो होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 तरह के होते हैं। ये रहे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन, कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन। ठीक है ना। और इनको जो हिस्सा है 25 3 कंपनियों में, 3 अलग अलग आपका हिस्सा होता है इसमें, 3 तरीके से। ठीक है ना। 25% तीनों का होता है। ठीक। अब बात आती है कि ये कंपनी होते किसके हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जो होते हैं लार्ज कैप होते हैं हमारे उस शेयर बाजार की लिस्टेड की हुई, फुल कैपिटलाइजेशन वाली, पूर्ण पूंजीकरण वाली, पहली 1 से लेकर के 100 कंपनियों का लार्ज कैप स्टॉक होता है, यानी 100 कंपनियों के शेयरों का स्टॉक होता है ये। ठीक। मिड कैप क्या होता है, 101 से लेकर के 250 तक कंपनियों का। स्मॉल कैप क्या होता है, उससे छोटी 251 से छोटी कंपनियों का। ठीक है ना, उससे छोटी बाकी सभी कंपनियों का। इनमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं 100, वो क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद होती हैं। इसलिए इन कंपनियों में जब आप पैसा लगाते हैं, इनके शेयरों में पैसा लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जोखिम, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और छोटी कंपनियां जो होती हैं वो छोटी हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उनमें आगे बढ़ने की क्षमता भी है और जोखिम भी है, इसलिए इनमें सबसे ज्यादा जोखिम होता है। ध्यान रखना, जोखिम सबसे ज्यादा है और इसमें जोखिम सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो अब हर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, ऊपर लेना चाहता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट बना रखी है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये रहे, इन सब का हिस्सा इतना ही होगा। इसीलिए क्या किया गया, एसबीआई ने 2018 में मल्टी कैप बना दिया। अलग अलग खरीदने के बजाय आप मल्टी कैप को में पैसा लगा सकते हैं। अलग अलग कैप की कंपनियों में पैसा लगाने के बजाय जो रिस्की हो सकती थी, अब क्या कर दिया उन्होंने, मल्टी कैप फंड का कंसेप्ट बढ़ा दिया। बोले तीनों का कंबाइंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जोखिम भी कम हो जाएगा, अच्छा रिटर्न मिल सकता है, सारी चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं। यह खास बात है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको अलग अलग शेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक। ना तो अलग अलग खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको जोखिम लेने की समस्या आएगी, और आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसी वजह से यह चर्चा में रहा कि ये 25 तीनों मिला करके जो कंसेप्ट मल्टी कैप फंड बनाया गया है वो बेहतर रिटर्न दे रहा है आपको। अब यहां क्वेश्चन क्या बनेगा, मल्टी कैप फंड क्या होता है, मल्टी कैप फंड कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितने % हिस्सा होता है, और इनमें कितनी कितनी कंपनियां होती हैं। बस यहां से आपका प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है। अब मल्टी कैप फंड अलग अलग बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी संबंधित शेयरों का पोर्टफोलियो होता है। उन पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक शामिल होते हैं। मल्टी कैप फंड सेबी के आदेश के अनुसार फंड परिसंपत्तियों का 75% इक्विटी होगी, यानी कि 25 टोटल कितनी हो गई, 75% इक्विटी होगी। ठीक है ना। और इनमें से कम 25% किसकी होगी, छोटी की, यानी ईच 25%। ठीक। ध्यान रखिए, ये शुद्ध मिड कैप स्मॉल कैप फंड की तुलना में अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन लार्ज कैप फंडों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं। मिक्स कर देंगे तो जोखिम कम हो जाएगा, लेकिन सबसे कम जोखिम आपका इसमें होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक में पैसा लगाइए, कम रिस्क लेना है। लेकिन इसमें भी कहा गया है, अगर आप मल्टी कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो पैसा बढ़ने की संभावना ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल से ज्यादा पैसा लगा के भूल जाइए, तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ओके एवरीबॉडी, इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के दंगा प्रावधान। अगला टॉपिक है कि आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि लगातार मणिपुर में एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी की कंडीशन बनी हुई है, मणिपुर में लगातार हिंसा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सोचिए कितनों के घर जलाए जा रहे हैं, कितनों की खेती बर्बाद हो रही है, कितने लोगों का बिजनेस बर्बाद हो रहा है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बैंकों से पैसा ले रखा है, काम धंधे बंद हैं, घर मकान जल चुका है और सोचिए खेती बाड़ी नष्ट हो चुकी है, वो बैंकों से पैसा कैसे रिटर्न करेंगे, बैंकों का पैसा, या उनको अपना काम धंधा पुनः शुरू करना है तो पहला ही रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्या करेंगे, नया बिजनेस कैसे चलेगा। इसीलिए समझ लीजिए कि आरबीआई ने पहले ही इस तरह की सिचुएशंस के लिए प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के एक कंसेप्ट बनाया हुआ था, एक नियम बनाया हुआ था। ध्यान रखना, आरबीआई ने एक नियम बनाया हुआ था प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए। ध्यान रखना, क्या बनाया था, आरबीआई का प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कुछ नियम बनाए थे उन्होंने, प्रभावित क्षेत्रों के द्वारा राहत उपाय, आपदाओं से राहत उपाय के निर्देश उन्होंने दिए हुए थे। और ये निर्देश कब बनाए थे, ध्यान रखना, ये नियम बनाए गए हैं 2018 में प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के समय में। लेकिन इसमें पहली बार, ध्यान रखना, यहां प्राकृतिक आपदाओं की बात की गई है, लेकिन इसमें पहली बार आरबीआई ने किसके लिए करना क्या है, दंगा और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया है। फर्स्ट टाइम, पहली बार दंगा प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। ध्यान रखना, अदरवाइज उसके निर्देशों में क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें यह कहा गया है और इसमें आरबीआई ने यह निर्देश किसको दिए हैं, ध्यान रखना, जो आपके बैंक हैं उनको दिए गए हैं, लघु वित्त बैंक हैं, लघु वित्त बैंक, स्मॉल बैंक उनको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण बैंक उनको भी शामिल किया गया है। यानी कि यह नियम इन सभी बैंकों पर लागू होंगे। एवरीबॉडी, बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं, लघु वित्त बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक, इन सब पर लागू होंगे। लागू क्या होंगे, इसमें यह कहा गया है कि देखेंगे कि दंगा प्रावधान को लागू किया, आदि संकट के कारण उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता को स्वीकार किया गया कि ठीक है भाई, जिन्होंने उधार लिया है वो उधार नहीं चुका पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपाय की मांग की गई है। ठीक है भाई, हम उपाय भी करेंगे आपको। ठीक, आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया जाता है। यह कदम कानून व्यवस्था की स्थिति के जवाब में इसके लिए पहला उदाहरण है। मैंने कहा तो पहली बार है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देख लीजिए, वो सुन लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी, तो इसमें आप देखेंगे तो मैं बता देता हूं। देखिए, आप सबसे बड़ी चीज जो है इसमें जो आपको देखना है वो देखिएगा। पहली बात, फसल के बारे में बात की गई है। फसल, जिन किसानों की फसल 33 से लेकर के 50% तक नष्ट हो गई है, जिनकी फसल 33 से लेकर के 50% तक नष्ट हो गई है, उनको 2 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, 2 वर्ष की छूट ऋण चुकाने में, कि 2 वर्ष इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, आप फिर से ऋण चुका दीजिएगा, 2 वर्ष के तक आपको और एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर इसी साल देना था तो अगले साल कर दीजिए, अगले साल देना था तो उससे अगले साल कर दीजिए, 2 साल तक और। ठीक, और अगर किसी की 50% से ज्यादा फसल नष्ट हो गई है, ज्यादा, तो उसको 5 वर्ष का एक्सटेंशन है, 5 वर्ष की छूट है। एक, एवरीबॉडी क्लियर है? ये तो फसल के लिए है। एक है दीर्घकालिक कृषि ऋण की बात है। ये आपके छोटे थे, फसल नष्ट होने पर छोटे छोटे जो ऋण ले रखे थे उसके लिए था। अब ये दीर्घकालिक कृषि ऋण है। दीर्घकालिक कृषि ऋण में समझ लेना 2 तरह की, यदि आपकी संपत्ति नष्ट नहीं हुई है तो, संपत्ति यदि आपकी नष्ट नहीं हुई और फसल नष्ट हो गई है तो उस कंडीशन में आपको 1 वर्ष की छूट है। और यदि संपत्ति नष्ट हो गई है, संपत्ति भी आपकी नष्ट हो गई है, फसल भी बर्बाद हो गई है,
तो उस कंडीशन में आपको क्या है, 5 वर्ष की छूट। ठीक है ना, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें एक कंडीशन और है कि बैंक चाहे तो ब्याज भी स्थगित कर सकते हैं। आपका ब्याज भी क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बोले कैंसिल मत लीजिए, ब्याज मत दीजिए, स्थगित कर सकते हैं, ब्याज मत दीजिए। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और भी है, इसके अंतर्गत आप नए ऋण भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नए ऋण भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक ना, वो भी सोचिए 10,000 रुपया बिना गारंटी के ले सकते हैं, बिना गारंटी के 10,000 रुपए ले सकते हैं, इसमें यह प्रावधान भी है। ठीक, इसमें एक चीज और की गई है, केवाईसी में छूट दी गई है। अब केवाईसी में छूट क्यों दी गई, भाई आग जली है, फसल नष्ट हुई है, घर नष्ट हो गए, आपके कागज जल गए, अब केवाईसी पूरा करने के लिए आप कहां से लाएंगे डॉक्यूमेंटेशन, जरूरी नहीं है आपके पास हो। तो उस कंडीशन में दस्तावेज अगर नष्ट हो गए हैं तो उस कंडीशन में आपको केवाईसी से छूट भी मिलेगी, नए अकाउंट भी खोले जा सकते हैं बिना किसी केवाईसी के। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर? ठीक है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दंगा प्रभावित क्षेत्र में आरबीआई ने यह छूट दे रखी है, विशेषकर मणिपुर के लिए पहली बार किया गया है। अदरवाइज 2018 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे प्राकृतिक आपदाओं के लिए। एवरीबॉडी इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। नए वैश्विक वित्तीय समझौते पर शिखर सम्मेलन, यस, ये अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के पेरिस में, ध्यान रखना, एक शिखर सम्मेलन हुआ है। कहां पर, फ्रांस के पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ है 22 और 23 जून 2023 को। ठीक है ना, इसमें वैश्विक वित्त पोषण के समझौते पर किया गया है। ठीक है ना, किसके लिए, वैश्विक वित्त पोषण के लिए, यानी कि हम विश्व स्तर पर एक नई वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए और उसको वित्त पोषित करने के लिए हम एक मीटिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक, इसमें मेजबानी कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ध्यान रखना। इसका मेजबान कौन है, मेजबान है फ्रांस, लेकिन इसकी एक चीज और ध्यान रखना, इसका सह जो अध्यक्ष है वो है भारत। इसकी जो सह अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक तरीके से मान के चलिए भारत कर रहा है। ओके, भारत समिति की सह अध्यक्षता कर रहा है। पेरिस में इसकी मीटिंग हुई है, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट। ठीक ना, न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, ये रहा न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, अ समिट फॉर, ये रहा एक नई वित्तीय व्यवस्था को बनाने के लिए। बात आती है कि आखिर ऐसा है क्या इसमें, तो इसमें देखेंगे, ध्यान रखना, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है असमानताओं से लड़ना, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना। इस शिखर सम्मेलन में टोटल 6 गोल मेज सम्मेलन होंगे, 6 मीटिंग्स होंगी प्रॉपर, और जो प्रतिभागियों के विभिन्न विषयों पर गहन बातचीत में शामिल होने का अवसर प्रदान करेंगे, यानी टोटल 6 मीटिंग होनी है। ठीक है ना, और इन मुद्दों में से क्या है, एक है ऋण की स्थिरता, ठीक ना, सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना, ठीक, विशेष रूप से अत्यधिक ऋण जोखिम वाले ऋणों का सामना करना। विकासशील देशों में जो सबसे ज्यादा जोखिम है भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, उस ऋण की समस्या का समाधान करना। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं दोस्तों, इसके माध्यम से हम एक ऐसी वित्त व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं जो विकासशील देश और अन्य देशों के बीच में एक अच्छा मैटर, अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। ठीक है ना, ओके। दूसरा क्या कर सके, एक निष्पक्ष और प्रतिक्रियाशील, क्या कर सके, एक निष्पक्ष और प्रतिक्रियाशील विश्व वित्तीय प्रणाली का विकास करना, विश्व वित्तीय प्रणाली को विकसित करना, यह इसका कंसेप्ट है। ठीक है ना, यह है। दूसरा इसका एक उद्देश्य और भी है, एक
वैश्विक मंच प्रदान करना, इस तरह की समस्याओं के लिए क्या करना है, वैश्विक मंच प्रदान करना है। ये रहा, यानी कि जब इस तरह की कोई बातचीत हो, कुछ भी हो, तो वो इसमें माध्यम से हम एक मंच पर बात कर सकें। अब बात आती है कि वित्तीय व्यवस्था के लिए तो है, लेकिन ये सब होगा कैसे, किस तरह से होगा? क्या इसमें केवल यही मुद्दे हैं? नहीं, ध्यान रखिएगा, इसके अन्य मुद्दे और भी हैं। ध्यान रखना, वित्तीय प्रणाली तो है ही है, एक नई वित्तीय प्रणाली का विकास तो करना ही करना है, ठीक है ना। और क्या क्या करना है? वैश्विक स्तर पर जो विकास है, विकास को बढ़ावा देना है, गरीबी को कम करना है, ध्यान रखना, ठीक। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है, यह इसमें मुद्दा शामिल है, ठीक। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है, यह भी मुद्दा है इसमें, जैव विविधता संरक्षण को इसके माध्यम से बढ़ावा देना है, ठीक है। और क्या है? ऊर्जा संक्रमण के मुद्दों पर चर्चा करनी है, ऊर्जा संक्रमण, यानी कि एनर्जी के नए रूप आ रहे हैं, पुराने रूप खत्म कर रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, उनको इसमें शामिल करना है, ठीक ना। ये सारी चीजें, और इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए चाहिए एक मजबूत, इन सब के लिए चाहिए एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था, ध्यान रखना। और उसी के लिए एक नया सिस्टम बात की गई है, इसी के लिए की गई नई विश्व वित्तीय समझौता, ध्यान रखना, नया वैश्विक वित्तीय समझौता किसके लिए? इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए। ये रहा, ये बहुत जरूरी है, इसके लिए बात की गई है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? क्योंकि कहा गया है कि जो कोप 15 है, ध्यान रखना, जो हमारे क्लाइमेट समिट की जो 15वीं बैठक हुई थी कोप 15 पेरिस में 2015 में, सॉरी 15वीं बैठक नहीं बल्कि कोप 15, यानी कि आपका 2015 में जो आपकी बैठक हुई थी पेरिस में, उसके जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए बताया गया है कि लगभग हमको $4 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी, की आवश्यकता होगी। सोचिएगा कितनी? $4 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, इतने की, ठीक। और ऐसी कंडीशन में ये पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए एक नया सुझाव और दिया गया है, नोट कर लीजिए, एक नया सुझाव दिया गया है, वो है रिच टैक्स। रिच टैक्स का प्रावधान किया गया है, नया प्रावधान किया गया है। अभी ये प्रपोजल है, ध्यान रखना, रिच टैक्स, यानी कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, टैक्स ज्यादा ले सकते हैं, रिच टैक्स, ठीक ना। कितना लिया जाएगा? उनकी आय का 2% बस एक्स्ट्रा। इससे क्या होगा कि हमें लगभग बड़ी मात्रा में हमें एक्स्ट्रा फाइनेंस मिल जाएगा सभी देशों को, और इसकी वजह से हम ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं, ये जो हैं, इन सब के लिए हमें वित्तीय व्यवस्था जो है वो सुरक्षित हो जाती है और यह इसका लाभ मिलेगा। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? समझ में आ गया? तो वैश्विक वित्तीय जो व्यवस्था समझौता है, ग्लोबल न्यू विश्व व्यवस्था वाला, वो किसके लिए है? इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश की गई है फ्रांस में। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा, बायोडिग्रेडेबल कृषि उत्पाद बर्तनों के लिए BIS मानक। अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, BIS ने एक नया मानक लॉन्च किया है, उस मानक का नाम है IS 18267/2023। ये रहा मानक, ठीक है ना, ये रहा IS 18267, ये रहा। ये स्टैंडर्ड किसको मिलेगा? ध्यान रखना, BIS क्या करता है कि हमारे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने क्या देता है, अपना एक टैग देता है, मानक देता है, स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा एक क्या है, फलानी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है फलानी। एक्चुअली में ये IS सर्टिफाइड कंपनी का मतलब होता है, ISO या BIS का IS जो है
इसका मतलब होता है कि उसके अलग अलग मानकों के लिए अलग अलग चीजें, वो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए। जैसे कोई ऊर्जा हितैषी है, कोई जलवायु परिवर्तन को सुरक्षित रखने वाला है, एक कहा जाए कि हो सकता है प्रदूषण ना करने वाला हो, एक अपनी गुणवत्ता के लिए पहचान करने वाला हो। तो अलग अलग तरीके के लिए आपको अलग अलग आईएएस के मानक दिए जाते हैं। इसी में समझ लीजिए कि रिसेंटली बीआईएस ने ये स्टैंडर्ड दिया है IS 18267 2023, ठीक है ना। ये दिया है, ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों कृषि से उप उत्पाद जो बनते हैं उनसे बनने वाले बर्तनों के लिए, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉट। ये देख रहे हैं आप, लकड़ी के बने हुए या उसी तरह की घास फूस के बने हुए बर्तन हैं, जिनका आज की डेट में हम लोग शहरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। अब तक क्या होता था कि हम केवल आपके प्लास्टिक के या थर्मोकॉल के बर्तन इस्तेमाल करते थे। उससे पहले हम पत्तों के इस्तेमाल करते थे, जिन्हें पत्तल कहते थे, दोने पत्तल, ठीक है ना, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद प्लास्टिक आ गया, उस प्लास्टिक के बाद थर्मोकॉल आ गया। अब उसके बाद सोचिए एक नया कंसेप्ट और आ गया। ये पत्तल तो ठीक थे, जिनको उठाया हमने खेत में या कहीं गड्ढे में डाल दिया, वो क्या हो गया, बायोडिग्रेड हो गया, वो तक तो ठीक था। अब कंडीशन ये है कि अब ये नए और आ गए, नए प्रोडक्ट आ गए। इससे इसको क्या किया ISO ने, वो BIS ने एक स्टैंडर्ड दे दिया कि ये रहा, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ स्टैंडर्ड का नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, स्थिरता को बढ़ावा देना और विभिन्न हितधारकों को लाभ पहुंचाना। अब हितधारक कौन है? जो इसकी इंडस्ट्री चलाता है वो, जो किसान है जिसके पास इसका रॉ मटेरियल है वो, ठीक ना, और जो इसका व्यापार कर रहा है वो, यानी कि इन सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे पर्यावरण तो प्रदूषित तो सुरक्षा तो होगी ही होगी, साथ के साथ किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक। दूसरा, जो निर्माता है, फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है, छोटी बड़ी जैसी भी है, उनको फायदा होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी फायदा होना है, हमको भी फायदा होना है, सबको फायदा होना है, कुल मिलाकर के, ठीक है ना। ये मानक है, बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, ठीक। प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर मुद्दों से निपटने में निर्धारित किया रहेगा, पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था, मैंने आप लोगों को ध्यान हो, अगर जिन लोगों ने मेरी इकोनॉमी की क्लास की हुई है उनको पता होगा, साइक्लिकल एक इकोनॉमी कंसेप्ट आया है, जिसमें हम पुराने उत्पादों को ही मॉडिफाई करके नए उत्पाद बना देते हैं। तो जब ये नष्ट होंगे तो इनसे क्या किया जाएगा, या तो बायोडिग्रेड हो जाएंगे या फिर इन्हीं को हम रिसाइकिल करके फिर से नए उत्पाद बना सकते हैं। यही है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जैसे कई सारे लाभ प्रदान करेगा, ठीक। ये इसका फायदा है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, आपको असली चीज जो है उसके बाद समझनी है कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा यह होगा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 तक, कब तक, 2028 तक लगभग 6.73 बिलियन डॉलर, कितना, 6.73 बिलियन डॉलर का डिस्पोजेबल, किसका डिस्पोजेबल, जो प्लेट हैं इनका बिजनेस बढ़ने वाला है पूरे विश्व स्तर पर। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट और पत्तलों की, इतनी बड़ी 2028 तक, इतना ज्यादा अर्थव्यवस्था में आपका सोचिए इसका रोल बढ़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है इसके बाजार में वृद्धि होगी, लेकिन बाजार में वृद्धि होगी तब ये बात बताइए, इस बाजार में भारतीय किसान पहुंच पाएगा? भारतीय प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, बहुत कम लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इसका अपना कोई ब्रांड नहीं है। जब ये सोचिए कि जब ये IS 2001 का सर्टिफाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक इंडिया ब्रांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंडिया का एक ब्रांड बन जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं जिस पर सरकार की मोहर लगी होती है, ISI की मोहर, आपकी हॉलमार्क की मोहर, ठीक है ना, IS 2023 की मोहर लगी होगी कि हाँ ये सर्टिफाइड है, भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो से सर्टिफाइड है, तो दुनिया भर में इसकी पहुंच बढ़ जाएगी। हम लोग भी कहेंगे कि नहीं यार ये भरोसेमंद है, भरोसा बढ़ जाएगा उस पर, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका लाभ मिलेगा हमको, ठीक। बात समझ में आ गए? तो ये समझ लीजिए ब्रांड इंडिया बन जाएगा, प्लस साथ के साथ में एक चीज और भी होगी, ध्यान रखना, सभी वस्तुओं की गुणवत्ता की एक रूपता,
यानी कि पूरे इंडिया में एक जैसे एक क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा, उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ेगा, उपभोक्ता इस पर विश्वास करेंगे कि नहीं यार सर्टिफाइड है। जैसे हम हॉलमार्क की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, नहीं यार बिना हॉलमार्क वाली मत लीजिए भाई, हॉलमार्क वाली ले लो, भरोसेमंद है, कहीं पर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा, ये बायोडिग्रेडेबल है, मैंने कहा बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब है कि ये आराम से प्लास्टिक प्रदूषण को रोकेगा। बायोडिग्रेडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो ये इसके फायदे हैं। और क्यों है, क्योंकि लगातार शहरीकरण दोस्तों बढ़ रहा है और शहरीकरण में यूज एंड थ्रो की चीजों का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, क्योंकि हम घर से बाहर रहते हैं, बाहर से खाना बहुत मंगाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और कोई आज की डेट में अपने घर में बर्तनों में उन सब चीजों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। वो चाहता है खाइए और उठा के फेंक दीजिए। कौन धोएगा, कौन क्या करेगा, मंगाइए, खाइए और फेंक दीजिए। लोग आना जाना है, तमाम सारी चीजें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उनमें इस तरह के उत्पादों की संख्या भी बढ़ रही है दोस्तों। ओके, क्लियर, ठीक, चलिए। और जो लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं उन लोगों को बता देता हूं मैं फिर से कि स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए 2024 को टारगेट करते हुए P2I बैच लॉन्च कर चुकी है 19 तारीख से, और इसमें 30 तारीख तक एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों तरह के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों के लिए अलग अलग रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। और इसकी फीस 70,000 से घटा करके MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मात्र 29,999 रुपए में आपको एडमिशन हो जाएगा, जिसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, टीम की पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। किसी भी स्तर पर आपको, हर स्तर पर, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, किसी भी स्तर पर आपको गाइडेंस मिलेगी। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कोड इस्तेमाल करना है MK लाइव, और सीट्स लिमिटेड बची हैं, और 6 बजे से शाम को बैच स्टार्ट होता है, 6 से 9, 3 घंटे क्लास होती है। ये ध्यान रखना, इसको मिस मत करिए। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं बता चुका हूं कि उसमें ये जो आपके स्टेज हैं, 4 स्टेज आपको हम बता चुके हैं कि जनवरी से पहले हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर करेंगे, फाउंडेशन कोर्स कवर करेंगे। ठीक है। जनवरी से लेकर के मई तक सेकंड फेज होगा, प्रारंभिक परीक्षा फोकस होगा, जिसमें सीसेट, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज फोकस करेंगे। थर्ड स्टेज होगी आपकी मेंस वाली, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। जून के बाद प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले आप सभी छात्रों को हम अपने खर्चे पर यहां बुलाएंगे, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। स्टडी आईक्यू पूरी तैयारी कराएगा, पूरी मेंटरशिप देगा, पूरे आंसर राइटिंग से लेकर हर एक चीज तक आप पर फोकस किया जाएगा। और उसके बाद फोर्थ स्टेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन आफ्टर मेंस, इस पर हम फोकस करेंगे आपको। ओके। और ये मेरा आपका कनेक्टिंग लिंक है, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। ये मेरा MK लाइव कोड है, जिसका इस्तेमाल करने पर आप किसी भी प्रकार का बहुत सारा फाइनेंशियल डिस्काउंट आप लोग पा सकते हैं। ये मेरे लिंक हैं, टेलीग्राम लिंक मनोज कुमार 2.0 और मनोज कुमार 2.0, ये ध्यान रखिएगा, ये हैं, जिससे आप मुझसे इंस्टाग्राम पर, और ये मेल आईडी है, इस पर भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा आपका क्या है, टेलीग्राम का बारकोड। अगर आपको नहीं मिलता है तो डायरेक्ट इससे भी आप कनेक्ट करके जुड़ सकते हैं मुझसे दोस्तों। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बैच स्टार्ट हो चुका है, 2 से 3 दिन की क्लास हुई है अभी। ध्यान रखना, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, पर्सनल गाइडेंस से लेकर के हर एक चीज तक आपको मिलेगी। आप इसमें बिल्कुल ही परेशान मत रहिए। ओके, चलिए अगला टॉपिक है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। ठीक है ना, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। अभी ये रिपोर्ट आई है, IGAD क्षेत्रीय फोकस किया गया है, ये रिपोर्ट है खाद्य संकट पर। ठीक है ना। अफ्रीकी महाद्वीप वर्तमान में बढ़ते हुए भू संकट का सामना कर रहा है। अनुमानों संकेत मिलता है कि इस वर्ष कई देशों में 30 मिलियन लोग को मानवीय खाद्य सहायता की आवश्यकता है। 30 मिलियन, यानी कि लगभग मान के चलिए तो कितना हो गया, अच्छी खासी क्वांटिटी, 3 करोड़ से ज्यादा अफ्रीका में लोग किस कंडीशन में हैं, भूखे मरने की स्थिति में हैं। ठीक है ना। तब खाद्य सहायता की आवश्यकता होगी। विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण IGAD, इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, ठीक है ना, IGAD की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जिसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। बताया गया कि खाद्य संकट पर
जो क्षेत्रीय फोकस जारी किया गया जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में हैं। IGAD, ध्यान रखना, इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, उसकी ये रिपोर्ट है और इसमें सोचिए 8 देश हैं, 8 सदस्य देश हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात कहां पर है? अफ्रीका में। ओके एवरीबॉडी, 30 मिलियन लोगों को इसमें समस्या है इसके माध्यम से, ठीक। और इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन देश हैं मैं आपको बता देता हूं। IGAD की ये रिपोर्ट है, अब ध्यान रखना, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है ना, ध्यान रखना, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ओ मत हटाइए, ओ हटा दीजिए, ये रहा, ठीक है ना। 8 सदस्य देश इसके कौन कौन हैं ध्यान रखिएगा। नंबर 1 नोट करना चाहे कर लीजिए, जिबूती, केन्या, दक्षिणी सूडान, युगांडा, ध्यान रखना, जिबूती, केन्या, दक्षिणी सूडान, युगांडा और आपका इथियोपिया, तीन और तीन 6, इथियोपिया, सोमालिया, ठीक है ना, सोमालिया और इरिट्रिया, ये रहे। टोटल 8 देश है। इन 8 देशों ने रिपोर्ट ये जारी की है कि अफ्रीका में लगभग 30 मिलियन लोग भूखे मरने की स्थिति में हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार। ये इनकी रिपोर्ट है, ध्यान रखना एवरीबॉडी। और ये मीटिंग कहां हुई थी? इसकी मीटिंग अभी हाल ही में हुई है, जहां पर उन्होंने किया है, ये मीटिंग हुई है नैरोबी, केन्या में। नैरोबी, केन्या में ये मीटिंग हुई है। इसमें बस इतना पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, इन नामों को याद रख लीजिएगा। IGAD के कौन कौन से सदस्य देश हैं? 8 देश हैं, ये रहे जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। ओके एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ODOP संपर्क अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संपर्क अभियान, ठीक है ना। अभी हाल ही में नागालैंड में, ध्यान रखना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वहां पर इसको लेकर के मीटिंग हुई, ODOP को लेकर के, ध्यान रखना, एक मीटिंग हुई जिसमें PM गतिशक्ति और ODOP जैसे उत्पादों के प्रति जागरूकता करने का उद्देश्य था, ठीक ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक। 2 चीजों पर फोकस किया गया, ODOP और PM गतिशक्ति। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है ना, और इन्वेस्ट इंडिया ने उद्योग और वाणिज्य विभाग नागालैंड के सहयोग से नागालैंड में इसका संपर्क अभियान शुरू किया। किस किसने? ध्यान रखना, DPIIT और इन्वेस्ट इंडिया ने। इन्वेस्ट इंडिया तो आप लोग जानते हैं ना, भारत में निवेश को बढ़ावा देने वाला एक विभाग है, ध्यान रखना, इन्वेस्ट इंडिया। और ये क्या है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, ठीक है ना। इंटरनली क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड को बढ़ावा देने वाला विभाग ये है। इसने 2 मुद्दों पर अभी बातचीत की थी वहां पर, ODOP और PM गतिशक्ति पर। ODOP और PM गतिशक्ति क्या है पहले इसको जानेंगे, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार में, खासकर जब आपके योगी आदित्यनाथ जब CM बने उसके बाद में यहां पर एक स्कीम लॉन्च की गई थी, ODOP। हर जिले का एक उत्पाद को हम बढ़ावा देंगे जिससे कि उस जिले में उस उत्पाद से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिले, उनका व्यापार बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े, उनका संवर्धन हो। ये ध्यान रखना, ODOP की जो परियोजना है, ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। ODOP शुरुआत की गई 2018 में, कहां से? यूपी से। इसमें एक जिले का एक उत्पाद पर फोकस किया गया था, ठीक, ध्यान रखना। उसका कंसेप्ट क्या था? एक जिला का एक उत्पाद
और उसकी ब्रांडिंग करना। क्या करना? ब्रांडिंग। जैसे हम बात करें तो अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, बात समझे, खुर्जा के चीनी मिट्टी के बर्तन, फिरोजाबाद की चूड़ियां, इस तरह से हर जिले का अपना एक उत्पाद होता है। उसकी अगर ब्रांडिंग हो जाए तो देश और दुनिया सभी स्तर पर इसका बेनिफिट मिलता है। देश से लेकर के दुनिया तक इसका बेनिफिट हमको मिलता है। ओके, तो इसका हमको बड़ा फायदा मिलता है, इसके लिए यह शुरू किया गया था, ठीक, 2018 में। बाद में इसी प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने अपना लिया, अपनाया, और भारत के जितने भी आपके जिले हैं, 761 जिले, उन सभी में लागू किया गया। और इसमें लगभग 1000 उत्पाद अब तक चयन किए गए हैं, उत्पादों का चयन किया जा चुका है। ध्यान रखना, 761 जिले के 1000 से ज्यादा उत्पादों का चयन किया जा चुका है इसके माध्यम से, ठीक है ना, ये समझ लेना। अब इसका उद्देश्य क्या था? मैंने कहा था इसका उद्देश्य था, ध्यान रखना, एक उत्पाद का ब्रांड बनाना, ठीक, उस जिले के संसाधन का उपयोग करना, वहां की संस्कृति को बढ़ावा देना। नेचुरल सी बात है कि हमेशा कृषि उत्पाद नहीं होते, कपड़े भी होते हैं, वहां की धातु की मूर्तियां भी हो सकती, कोई भी चीज हो सकती है। वहां की संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है ना, वहां के लोगों की कौशल क्षमता का विकास करना, कौशल क्षमता, विशेषकर कारीगरों की कौशल क्षमता का विकास करना। लोग सोचिए, रोजगार के मौके, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, और उससे उनके लोगों की आय में वृद्धि करना, ये इसके उद्देश्य हैं, ठीक। और सबसे बड़ी चीज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना? अपनी एक पहचान बनाना, ये इसका कंसेप्ट है इस कार्यक्रम से। क्लियर हो गया? तो ये जो कंसेप्ट था वो यही था कि ये रहा ओडीओपी। ये पहली बार हो रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाकर के नागालैंड में इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया, संपर्क अभियान था ओडीओपी को लेकर के। इसी के साथ में एक कंसेप्ट और भी था, पीएम गति शक्ति को लेकर के। किसको लेकर के? पीएम की गति शक्ति को लेकर के। अब इसका मतलब हो गया, अगर हम ओडीओपी को बढ़ावा देते हैं तो जिले की पहचान होती है दुनिया भर में, ठीक, लोगों को रोजगार का मौका मिलता है, ठीक, उनके सभी कारीगरों का विकास होता है, उनकी स्किल बढ़ती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, वो पॉइंट है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना, नवाचारों की संस्कृति को बढ़ावा देना। नवाचारों की संस्कृति यानी कि एक ऐसा कल्चर विकसित करना जो इनोवेटिव हो, हर व्यक्ति इनोवेटिव तरीके से काम करे। आपने देखा होगा बाजार में खाने पीने की चीजों का थोड़ा शौकीन हो, भाई पहले क्या होता था, आलू के पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े, ठीक है ना, आलू प्याज के, मिर्च के, इन सब के पकौड़े बकौड़े बिकते थे। लेकिन आज आप देखेंगे खाने पीने के इतने आइटम, इतने इनोवेटिव आइटम बनने लगे हैं कि सोचिए, आलू को वहीं रोल करके काट लिया जाता है और उसको उसी को तल दिया जाता है, उसी पर आपको मसाला डाल करके सॉस और तमाम तरह चीजों के साथ मिक्स करके आपको दे दिया जाता है। आप सोचिए, पहले भुट्टा खाते थे, अलग कंसेप्ट था, आज कॉर्न के साथ कितने अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। अब सोचिएगा, इस तरह की कितनी चीजें बन रही हैं। हर जिले की अपनी खुद खास पहचान है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसको नया प्रेजेंट करने का तरीका नया दे सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये तो था ही। अब इसके अलावा जो है DPIIT, इसने पीएम गति शक्ति को भी बढ़ावा, गति शक्ति पर भी फोकस किया है, पीएम गति शक्ति परियोजना पर, ठीक है ना। ये क्या है? एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का कंसेप्ट है, ध्यान रखना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कि बहु क्षेत्रीय या बहु
कहा जाए कि चीजों को एक साथ, कई चीजों को लेकर के एक साथ कनेक्ट करना। ये कॉन्सेप्ट किससे है? ये बुनियादी ढांचे से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से। बुनियादी ढांचा, अब बुनियादी ढांचे में जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो सकते हैं, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, उन सबको कनेक्ट करता है। प्लस आपकी ऊर्जा है उसको कनेक्ट कर सकता है, आपका टेलीकम्युनिकेशन है उसको कनेक्ट करता है, सारी चीजों को कनेक्ट करता है। प्लस बुनियादी ढांचे के साथ साथ जिसके साथ जुड़े हुए जो उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करता है, विनिर्माण को भी। और कनेक्ट करने के बाद उनको बढ़ावा देने की योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का एक मल्टी बॉर्डर कनेक्टिविटी कंसेप्ट है। और इसमें ध्यान रखना 16 मंत्रालयों का क्या है, एक संयुक्त कार्यक्रम है। ये 16 मंत्रालयों का संयुक्त कार्यक्रम है, यानी 16 मंत्रालयों को मिलाकर के ये योजना बनाई जा रही है। 16 मिनिस्ट्रीज को लेकर के यह है मल्टी मॉडल गति शक्ति, यानी गति को बढ़ावा देने की क्षमता, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये इसी हाल फिलहाल में इस पर बात की गई, इसको भी चर्चा की गई। एक टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है रिसेंटली, यानी 20 साल पहले ये हमने इंटरनेट एक्सचेंज का गठन किया था, 20 साल पहले। और ये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। निक्सी एक गैर लाभकारी संगठन है, क्या है? एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है, गैर लाभकारी संगठन है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, ठीक ना। इंटरनेट एक्सचेंज जैसी सेवाओं के माध्यम से भारत के नागरिकों को इंटरनेट बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए काम कर रहा है, यानी लोगों तक क्या कर रहा है? इंटरनेट की सेवाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है, आम आदमी तक। क्यों? किसके माध्यम से? ध्यान रखना, जिसके माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता के बीच इंटरनेट डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, यानी इसी के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के बीच में इंटरनेट का डाटा जो है, अब सोचिए एक तरफ जियो है, एक तरफ आपका एयरटेल है, एक तरफ आपका क्या है, वोडाफोन आइडिया है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है। तो जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं, इन सब के बीच में डाटा को शेयर करता है, ठीक है ना, किया जाता है। डाटा केंद्र और सामग्री वितरण नेटवर्क, आईएन रजिस्ट्री, आईएन देश के कोड, डोमेन नेम के प्रबंधन संचालन सब करता है भारत के लिए। भारत का आईडीएन, डोमेन, इंटरनेट नाम, नंबरों के लिए भारतीय रजिस्ट्री, उनका प्रबंधन, उनके ऑपरेटिंग, उनका प्रोटोकॉल, ये सब कुछ देखता है। यानी आप जो डोमेन बुक कराते हैं वो देखता है, देश के नाम से डोमेन बुक कराते हैं वो देखता है, .com, .in, .gov, तमाम तरह की चीजों को ये खुद ही देखता है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की जो चीजें हैं उनको ये देखता है। आईपी एड्रेस को ये खुद देखता है। तो यहीं पर सारी व्यवस्थाएं आपको मिलती है। इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा, 20 साल पहले इसका गठन हुआ था। अगला टॉपिक है विश्व बैंक, आपदाओं के बाद देशों की सहायता के लिए एक टूल किट। विश्व बैंक ने कहा है कि आपदाओं के बाद और आपदाओं के समय में देशों की सहायता के लिए एक टूल किट होना जरूरी है। यस, क्या होना जरूरी है? टूल किट, ठीक। और वो टूल किट में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक समूह ने प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों से निपटने के लिए देशों का समर्थन प्रदान करने के लिए एक व्यापक टूल किट की घोषणा की है। यानी कि एक टूल किट होगा जो उनको सहायता प्रदान करेगा। क्या होगा? देशों की प्राकृतिक आपदाओं, संकटों की बढ़ती हुई आवृत्ति और प्रभाव पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। अभी आपने देखा बिपरजॉय आया इंडिया में, अब सोचिए उससे गुजरात के क्षेत्र में कितनी बड़ी समस्या हुई, ठीक है ना। उसी तरह से कितने देशों में कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं, ठीक। इसकी आवश्यकता है। टूल किट लचीला बनाने, ज्ञान को साझा करने, त्वरित प्रतिक्रिया करने, पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। अंततः गरीबी में कमी और अत्यधिक टिकाऊ दुनिया में योगदान देता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में योगदान देता है। बात आती है कि आखिर ये है क्या, ठीक है ना।
देखिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सा समझ लिए टूल किट क्या है। जब आपदा आती है तो आपदा के बाद उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी ऋण की जो समस्या है, तो ऋण की समस्याओं की जो चुनौती है उस पर रोक लगाता है। भाई आपको ऋण मिल गया है, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बाद में चुका देना, ध्यान रखना। तो इसमें ऋण चुकाने पर रोक लग जाती है, यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके माध्यम से, ठीक है ना, बल्कि रोक भी लग जाती है, आपको नया ऋण मिल सकता है, नया ऋण भी मिल सकता है, क्योंकि आपको विकास करना है, समस्या आई है, आपदा आई है, ठीक है ना। आपको इसमें एक चीज और कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए आपको एक नया ऋण और मिल सकता है, जलवायु परिवर्तन चुनौती ऋण। चुनौती ऋण एक नया और बनाया गया है, एक नया कंसेप्ट वर्ल्ड बैंक ने और दिया है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिए भी आपको अलग से एक ऋण बनेगा, एक क्लॉज बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से आपको यह करना होगा, ठीक है ना। दूसरा, इसके माध्यम से और क्या होगा, जो कमजोर देश हैं, कमजोर देश को थोड़ी सी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी इसके माध्यम से, जो कमजोर देश है, ठीक। और क्या होगा, आपदा प्रबंधन के लिए आपको सहायता मिलेगी, आपदा प्रबंधन में सहायता। जब आपको आपदा आ जाती है उसके बाद तुरंत आपको नकदी की जरूरत पड़ती है, तुरंत आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, उस समय आपको पैसे की समस्या नहीं होगी, हम आपको तुरंत उपलब्ध कराएंगे, तत्काल आपको नगद प्राप्ति होगी, आपको संकट के समय तुरंत पैसा वित्त मिलेगा। तो यह है आपका कंसेप्ट, ठीक है ना, तुरंत वित्त मिलेगा। इसमें निजी क्षेत्र को भी सहायता की जाएगी, निजी क्षेत्र की भी सहायता की जाएगी, वो भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं, यानी विश्व बैंक निजी क्षेत्र को भी देगा, नया ऋण भी देगा, आपको संकट आ गया तो तुरंत आपको आर्थिक सहायता देगा, नकदी देगा, वित्त पोषण करेगा, ऋण जो आप चुकाना चाह रहे थे नहीं चुका पा रहे उस पर आपको रोक लगा देगा कि आप मत चुकाइए, अभी आराम से आप काम कर सकते हैं, सारी चीजें इसके माध्यम से होंगी। यही है वो टूल किट, ये विश्व बैंक ने अभी सभी देशों के लिए अवसर उपलब्ध कराया है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, यही है आपदाओं और उनके संकटों से निपटने के लिए व्यापक टूल किट का कंसेप्ट। ओके एवरीबॉडी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन में सुधार। तो लगे इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। यस, अभी हाल ही में भारत के G20 की मीटिंग हुई, G20 इंडिया का समय, भारत जो है G20 का एक अध्यक्ष बना हुआ है इस साल के लिए, ठीक है ना। और उस अध्यक्षता में अभी हाल ही में व्यापार और निवेश पर हाल ही में G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में WTO के सुधार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई कि WTO में भी हमें एक सुधार करना चाहिए, उसकी जरूरत है। क्या समस्या है, क्या जरूरत है, वो आपको बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन कौन सा है, WTO, ठीक, जिसमें 164 सदस्य देश हैं और 98% से अधिक विश्व व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो देश है 164 देश, इसका गठन 1994 के मराकश समझौते के अनुसार हुआ था, 1 जनवरी 1995 से शुरू किया गया, और इसने 1948 के टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT का स्थान लिया था। GATT की जगह पर 1995 में इसका गठन हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का। दुनिया में भू आर्थिक विचारों का बोलबाला है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का प्रतिभूतिकरण बढ़ गया है, यानी कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल जो कहा जाए इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में लगातार क्या हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक पक्षवाद को बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि वन पोलर वर्ल्ड, एक पक्षवाद, एक तरफ आपका झुका हुआ है, ठीक है ना, विशेषकर अमेरिका जैसे विकसित देशों की तरफ। सोचिए WTO के अधिकांश नियम विकसित देशों के पक्ष में है, विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए WTO में विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक विवाद चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर यह विवाद चल रहा है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ये एक पक्षीय व्यवस्था को अपना रहा है, यानी कि अमेरिका के फेवर में जा रहा है,
विशेषकर अभी हाल ही में आपको ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि लगातार चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पर, उसके व्यापार से लेकर हर एक स्तर पर। ऐसे में चीन और चीन जैसे भारत, जापान, अन्य देश आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए क्या किया जा रहा है, WTO डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका को फेवर करता है। क्यों फेवर करता है? क्योंकि WTO थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर कमजोर है, और कमजोर WTO रहेगा तब तक अमेरिका का दबदबा रहेगा, और जिस दिन WTO मजबूत हो गया उस दिन सोचिएगा अमेरिका को भी उसके नियमों का पालन करना होगा। ठीक है ना, इसलिए यह समस्या है। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि G20 इन देशों का सबसे बड़ा संगठन है। 164 देशों में से जो 20 देश हैं वो भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ा संगठन है। ठीक है ना, ऐसे में G20 देश चाहे तो WTO पर दबाव डाल सकते हैं कि भाई आप इसमें सुधार करिए, और दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। और दबाव डालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक या तो अमेरिका को WTO के पक्ष में झुकाना या फिर WTO में सुधार करना, दो चीजें हो सकती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसीलिए यह कंसेप्ट आया है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो ध्यान देने की जरूरत है। WTO में जिन चीजों पर चर्चा की गई है वो है आपका SDT, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटिव ट्रीटमेंट, विशेष और विभेदक उपचार कहते हैं। एक मुद्दा यह है, इसमें कहा गया है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके माध्यम से विकासशील देशों को क्या मिले हैं? विशेष अधिकार मिले। ध्यान रखना, क्या मिले हैं? कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जो यह विशेष अधिकार बाध्य करते हैं कि विकसित देश विकासशील देशों के अनुरूप व्यवहार करें, उनके फायदे के लिए काम करें, उनके साथ मिलकर काम करें, ना कि उनको दबाव में लाएं। ये मिले हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें से मात्र 21% अधिकार ही उपयोग में आ रहे हैं। मात्र 21% ही अधिकार उपयोग में आ रहे हैं, बाकी 79% जो विशेष अधिकार हैं उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्यों ना हम इसमें और ज्यादा सुधार करें। ठीक है ना। नंबर 2, अपीलीय व्यवस्था, जहां पर हम अपील करते हैं, अपीलीय व्यवस्था जो अपीलीय निकाय है, अपीलीय निकाय जहां पर हम किसी भी मुद्दे की शिकायत करते हैं, उसका एक फर्स्ट और सेकंड दो अपीलीय प्राधिकरण होते हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय। और ध्यान रखना, जो द्वितीय प्राधिकरण है, अपील का द्वितीय प्राधिकरण 2019 से निष्क्रिय बना हुआ है, यानी कि हमारी कोई शिकायत सुनने वाला है ही नहीं। इसका गठन ही नहीं हुआ 2019 से लेकर अब तक। सोचिएगा, निष्क्रिय बना हुआ है, तो हम शिकायत कहां करें? कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक। तीसरी समस्या है बहुपक्षीय प्रावधानों को लेकर के। बहुपक्षीय प्रावधान, विकसित देश जो है इस बहुपक्षीय प्रावधान को सभी देशों पर लागू करना चाहते हैं, जो हैं बहुपक्षीय प्रावधान को थोपने की कोशिश करते हैं, लागू करना चाहते हैं, चाहे कोई देश इसको लागू करना चाहे या ना चाहे। वो चाहे द्विपक्षीय करना चाह रहा हो, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय करो भाई, मल्टी डायमेंशनल। ये है, तो ये भी एक समस्या है। और चौथी समस्या है पारदर्शिता की। इन चार मुद्दों पर विवाद के बिंदु बने हुए हैं। पारदर्शिता नहीं है, हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों ध्यान रखना, हाल फिलहाल में WTO में सुधार के लिए किन किन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, या सुधार के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विकासशील देश चाहते हैं कि WTO में सुधार किया जाए। उन मुद्दों की पहचान कीजिए और उपयुक्त समाधान की कोशिश कीजिए। ये रहे, ठीक है ना। SDT, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटिव ट्रीटमेंट, ध्यान रखना, विशेष और विभेदक उपचार इनको कहा जाता है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ध्यान रखना, ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट 2023।
इस रिपोर्ट में ये रही आपकी GSIR रिपोर्ट, दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम का गहन विश्लेषण है। इसमें उन सब चीजों को, उद्यमियों को, प्रणालियों को, उभरते रुझानों को दृष्टि ध्यान रखा गया है। ठीक है ना। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या है? नंबर 1, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपने टॉप पर मौजूद हैं। चीनी पारिस्थितिकी तंत्र, चाइनीज रैंकिंग में गिरावट देखी गई है और शेंजन, बीजिंग और संघाई क्या हुए हैं? डाउन हुए हैं इकोसिस्टम के मामले में, स्टार्टअप के मामले में। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से मुंबई और बेंगलुरु, कर्नाटक और दिल्ली ने रैंकिंग में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है, ऊपर उठे हैं। और स्टार्टअप के मामले में मुंबई 5वें स्थान पर है और जबकि बेंगलुरु 20वें स्थान पर मौजूद है। यह इनकी रैंकिंग है, यानी कि विश्व स्तर पर बेंगलुरु 20वें स्थान पर है, मुंबई 5वें स्थान पर है। ठीक है ना। आपको बता दें स्टार्टअप के मामले में इंडिया विश्व भर में, इंडिया ध्यान रखना, US नंबर 1 है और चाइना नंबर 2 है और इंडिया नंबर 3 है। स्टार्टअप के मामले में इंडिया नंबर 3 पोजीशन पर है, ध्यान रखना। क्लियर है? ध्यान रखना एवरीबॉडी। भारत में लगभग कितने इकोसिस्टम काम कर रहे हैं? 75,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। कितने? 75,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, 75,000 इस समय। और इसमें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसमें देखा जाए तो भारत की जो रैंकिंग है इंडिया की, 2015 में जो रैंकिंग थी और 2020-21 में जो रैंकिंग है इंडिया की, वो अंतर देखिएगा कितनी बढ़ चुकी है। 2015 में रैंकिंग थी आपकी 81 आउट ऑफ 130 कंट्रीज, 81वीं रैंक पर था भारत, समझिएगा। और वर्तमान में कितने पर आ गया है? 46 130 में। ये देखिए 46वीं रैंक पर आ गया है भारत इस समय। ठीक है ना। उसी तरीके से पेटेंट रजिस्ट्रेशन के मामले में, पेटेंट रजिस्ट्रेशन पेटेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में भारत 2021 में, ध्यान रखना, कौन से स्थान पर है? 9th पोजीशन पर है, 9वें स्थान पर है। यानी कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं स्टार्टअप से लेकर के सारी चीजों की तरफ। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? ठीक। अगला टॉपिक वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। इसमें बताया गया है कि लिंग सूचकांक में भारत 8 पायदान बढ़ करके 135 से 127वें स्थान पर आ गया है। कितने में से? ध्यान रखना, 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। यानी कि हम पहले 146वें देश में से 135वें स्थान पर थे, अब हम कौन से पे आ गए? 127 पे। सोचिए कि महिला और पुरुषों में समानता के स्तर पर सोचिएगा हम कहां पर हैं। सोचना, अभी भी 146 देशों में बहुत नीचे हैं। हमारे यहां कितना भेदभाव होगा अब आप समझ सकते हैं। 135वां था तो और कितना था। और आपको बता दें दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, ध्यान रखना, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल लेवल। महिला पुरुषों को समान स्तर पर रखने वाला विश्व में कोई भी देश नहीं है। हां, नंबर 1 पर आइसलैंड है, ध्यान रखना, वो भी उसके भी अंक पूरे 100% नहीं है, 1 पॉइंट नहीं है, 0.91 है। और लगातार 14वें वर्ष, लगातार ध्यान रखना 14वें वर्ष से नंबर 1 पोजीशन पे है। और इंडिया आपका 127वें पे ये रहा। 8 अंक का क्या हुआ है? फायदा हुआ है। और सोचिए नेपाल 116 पे आ गया, ये इसमें गिरावट आई है 20 पॉइंट की। सोचिए चाइना श्रीलंका में 5 पॉइंट की गिरावट आई है, ये और नीचे आ गए, ध्यान रखना। और खुश हो लीजिए कि पाकिस्तान आपसे नीचे है तो भाई आप बहुत ज्यादा ऊपर भी तो नहीं है, खुश हो लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखना पूरे दुनिया में कोई भी समान देश नहीं है,
एवरीबॉडी। ओके, एक है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, आपका टॉपिक है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक, ये रहा। ये किसने शुरू किया है? NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ध्यान रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ज्ञान और नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, यह क्या है? यह वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। यह पहला प्राधिकरण है उन विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ सहयोग करने में मदद करेगा जो सड़क की डिजाइन बनाते हैं, सड़क की सुरक्षा पर काम करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, पर्यावरणीय स्थिरता पर फोकस करते हैं। इनसे संबंधित जितना भी ज्ञान है उन सबको साझा करने का मौका देगा। यानी इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को क्या करेगा? एक मंच देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा, जिससे कि वो अपने उनकी डिजाइन, उनकी सिक्योरिटी, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका एनवायरमेंट इंपैक्ट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों पर क्या करेगा? नॉलेज शेयर करेगा। ओके, यह एक मंच है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के समग्र विकास में योगदान देगा, क्योंकि भारत में हम सर्वोत्तम प्रथाओं को क्या करेंगे? साझा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? इसमें वीडियो क्लिप भी हो सकती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, किसी भी तरीके से इस पर अपने विचारों को साझा किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, तो ये है आज के आपके इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक। आज के क्या, इस पूरे सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अब तक डिस्कस किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम में काफी फायदा देंगे। बस एक काम करिएगा, इसका सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, आप अपना रजिस्टर उठाइए, रजिस्टर में इनके पॉइंट को नोट करते जाइए, जिससे कि आप लोग खुद से लिख सके और अपना रजिस्टर बना सके। कहते ना कि अपना नोट्स ही लास्ट में काम आता है, वरना इसके फोल्डर कितने पड़े रहेंगे, कितनी बार वीडियो देखेंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये है। और मुझसे पर्सनल गाइडेंस से जुड़ने के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा जो कोड है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस कोड को जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, मुझसे पर्सनली अटैच रहिए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने के लिए मैं तैयार हूं, ध्यान रखना। और ये मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे वीकली करंट इकोनॉमी कंपाइलेशन के साथ में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अपने जो सुझाव हैं वो जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि अब इसको और अच्छा हम कर सकें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।